हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल रात ही ये सबको खबर हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की जेल में मृत्यु हो गई है। यानी जब वो कैदी थे उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई है और अब उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। सवाल उठता है कि पोस्टमार्टम के बाद उनकी मिट्टी, उनकी शरीर, उनका शव, डेड बॉडी का क्या होगा। जाहिर सी बात है कि कानून यही कहता है कि जेल में जिसकी मृत्यु होती है वो जिस धर्म, पंथ या संप्रदाय से आता है उस धर्म, पंथ या संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार उस व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस आधार पर अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया जाएगा। अब अगला सवाल उठता है कि मुख्तार अंसारी के शव को कौन दफनाएगा। तो इस पर भी दो उत्तर है। पहला उत्तर यह है कि उनके परिवार वालों को डेड बॉडी दे दी जाए और वो जहां उनके परिवार की कब्रगाह है वहां ले जा करके उनको दफन करें। और दूसरा यह है कि उनके शव को सरकार दफनाए जेल के अंदर या कहीं ऐसी जगह पर। कुल मिलाकर सवाल यह बन रहा है कि क्या सरकार, जेलर, प्रशासन मुख्तार अंसारी के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए बाध्य हैं या मना कर सकते हैं, और मना करने की स्थिति में उसका स्वयं से दफन वगैरह कर सकते हैं। कानून क्या कहता है, आज मैं इस विषय पर आपसे मुखातिब हूं। मैं इसी विषय पर चर्चा करने आया हूं। यानी ये चर्चा इस घटना के बहाने से कानून समझने की चर्चा है। यह संविधान और विधि ज्ञान प्रसार मुहिम का एक हिस्सा है। दोस्तों, इस संदर्भ में सबसे पहले हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की बात करेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और प्राण की स्वतंत्रता से कानूनी प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा और जीवन में जीवन के बाद के जो संस्कार हैं वो भी आते हैं। इसके अलावा भारत के संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा शब्द का प्रयोग है और किसी मनुष्य की गरिमा में न केवल जीवन काल में जीवित रहते समय गरिमा की बात आती है, बल्कि उसकी मृत्यु के बाद गरिमा पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया जाना भी उस व्यक्ति की गरिमा का हिस्सा है। इस प्रकार भारत के संविधान के मुताबिक दो बातें प्रस्तावना के अनुसार अगर देखें तो भारत का संविधान यह अपेक्षा करता है, क्योंकि प्रस्तावना कोई लागू प्रावधान नहीं है, वो एक सूचना भर है। तो भारत का संविधान यह अपेक्षा करता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत भी उसके शव के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। और अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति का यह मूल अधिकार है कि मृत्यु उपरांत उसका संस्कार उस रीति रिवाज से किया जाए जिस रीति रिवाज में उसकी अपनी आस्था थी। अब यह हो गई संविधान की बात। शव का पोस्टमार्टम और उसे सौंपा जाना, इस संदर्भ में जेल मैनुअल में व्यवस्था है। तो अब मैं जेल मैनुअल के सुसंगत प्रावधान आपको दिखा रहा हूं कि इस पर जेल मैनुअल के सुसंगत प्रावधान क्या कहते हैं। क्या सरकार मुख्तार अंसारी का शव, डेड बॉडी उनके परिवार को सौंपने के लिए बाध्य है या कि मना करने का भी कोई आधार है जिसका प्रयोग करके सरकार डेड बॉडी परिवार को देने से मना कर सकती है। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने है ये जेल मैनुअल। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो यहाँ आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश शासन कारागार प्रशासन सुधार अनुभाग 4, लखनऊ, दिनांक 17 अगस्त 2022। 17 अगस्त 2022 को ये मैनुअल अपडेट किया गया है, नया बनाया गया है उत्तर प्रदेश के लिए। अब इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। देखिए, चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट, इसका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके देखते जाएंगे। 26 पर जब जाएंगे, ये है 26, चैप्टर नंबर 26। यहाँ लिखा है एक्सीडेंट्स यानी दुर्घटना, डेथ्स यानी मृत्यु, एंड डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी, डिस्पोजल ऑफ द डेड। इसी में हमको देखना होगा। इसके अध्याय 26 में नियम 606 से शुरू हो रहा है अध्याय 26, दुर्घटनाएं, मृत्यु और मृतकों का अंतिम संस्कार। अब ये नियम 606 हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं। 7, आग और भूकंप से बचाव, ये भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। 8 यहां महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, बंदी की मृत्यु की सूचना,
चूंकि ये बंदी थे तो इनकी मृत्यु की सूचना के संदर्भ में नियम 608 है। फिर परिवार को कैसे सूचना मिली, क्या ये सूचना देना अनिवार्य है, जरा इसको देख लेते हैं। तो लिखा है बंदी की मृत्यु की सूचना, किसी बंदी की मृत्यु पर अधीक्षक, अधीक्षक का मतलब जेल अधीक्षक, मृतक के निकटतम संबंधी या मित्र को संदेशवाहक के माध्यम से या संबंधित पुलिस स्टेशन के माध्यम से या किसी अन्य त्वरित माध्यम से सूचना देगा। यहाँ अन्य त्वरित माध्यम लिखा, यानी फोन वगैरह से सूचना दी गई होगी। और राज्य सरकार, महानिदेशक, परिक्षेत्र के उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, जिस जिले में जेल स्थित है उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट और उस जिले से मृतक संबंधित था उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित न्यायालयों को रेडियोग्राम या फैक्स भेजेगा। जिले के डीएम को जहां जेल है, उस जिले के डीएम को जहां से मृतक संबंधित था और उस मामले में जिसमें वो जेल में बंद था, उस मामले में या कई मामलों में अगर जेल में बंद था तो सभी मामलों के उन न्यायालयों को भी सूचना दी जाएगी जहां जहां उसका मामला चल रहा था, क्रिमिनल केस चल रहा था जिसके लिए वो बंद था। बंदी का विधिवत पृष्ठांकित वारंट संबंधित न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि जेल में जो बंद किया जाता है तो वो कोर्ट के वारंट से बंद होता है, तो वो वारंट वापस कर दिया जाता है कि आपने जिसको रखने के लिए आदेश दिया था उसकी मृत्यु हो गई, अब इस वारंट का कोई मतलब नहीं है, अतः यह वापस किया जाता है। मृत्यु की सूचना नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को भी भेजी जाएगी यदि जेल नगर पालिका की सीमा के भीतर है, या थाना प्रभारी को यदि जेल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। सूचना जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को भी भेजी जाएगी, यानी सारे लोगों को सूचना दी जाती है। अब आते हैं जिस प्रश्न के लिए हम यहाँ आए हैं, कारागार में मृत्यु का पंजीकरण अभिलेख। किसी की भी जेल में मृत्यु या किसी बच्चे का जन्म होता है, महिला बंदी अगर है तो उस सब का एक रजिस्टर बना हुआ है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं हमें। तो नियम 608 के बाद हम नियम 610 पर चलेंगे, पोस्टमार्टम। क्या पोस्टमार्टम अनिवार्य है कि वैकल्पिक है? तो इसमें नियम 610 लिख रहा है कि जेल के अंतःवासी की मृत्यु के प्रत्येक मामले में, यानी सभी मामले में, पोस्टमार्टम एक मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसमें कम से कम 2 डॉक्टर होंगे और पोस्टमार्टम के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मार्गदर्शन का भी पालन किया जाएगा। यानी पोस्टमार्टम अनिवार्य है, किया जाएगा, कैसे किया जाएगा ये सब लिखा हुआ है। नियम 611, अचानक या हिंसात्मक मृत्यु या आत्महत्या। अचानक मृत्यु यहां भी हुई है, जरा इसको देखते हैं क्या कहता है। अचानक हुई मृत्यु की किसी भी घटना की तत्काल सूचना उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अधीक्षक और चिकित्सा अधिकारी को दी जाएगी। तो इस मामले में ये हुआ है क्योंकि अचानक मृत्यु हुई है, ऐसा नहीं कोई वृद्ध थे। 612, मजिस्ट्रेट, पुलिस और न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट। तो ये सब कुछ रिपोर्ट की जाती है, आप इसको देख लीजिएगा, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है हमारे प्रश्न के संदर्भ में। हमारा प्रश्न क्या है कि डेड बॉडी कैसे डिस्पोज की जाती है, क्या मृत्यु के बाद कैदी की शरीर उसके परिवार को देने से मना की जा सकती है, हमारा प्रश्न ये है। तो बस हम उस पर पहुंचने ही वाले हैं, वो है नियम 615 में, लेकिन उससे पहले 613 भी पढ़ना जरूरी है। जब कभी इस तरह से मृत्यु हो गई तो जांच पड़ताल यानी पूछताछ और पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद मामले से जुड़ी सभी परिस्थितियों की विस्तृत रिपोर्ट अधीक्षक द्वारा बिना देर किए महानिदेशक कारागार यानी डीजीपी जेल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, जिला मजिस्ट्रेट और डीआईजी को प्रेषित कर दी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अतिरिक्त पुलिस द्वारा जेल के अंदर कोई जांच नहीं की जाएगी, यानी जेल के अंदर किसी की मृत्यु पर सीधे पुलिस जांच नहीं कर पाएगी जब तक कि डीएम का आदेश न मिले। अगर मान लेते हैं किसी कैदी की हत्या हो गई अंदर, तो भी बिना डीएम के आदेश के जेल के भीतर जा करके पुलिस वाले जांच नहीं करेंगे, जैसे आमतौर पर बाहर वो कर लेते हैं। तो यहाँ केवल सूचना देने की बात है। पोस्टमार्टम के बाद बंदी की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में सरकार मृतक के वारिस को अंतरिम राहत दे सकती है। तो ये अंतरिम राहत का क्या मतलब है, इसका हमारे प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं, जो अंतिम है, जो हमारे प्रश्न के उत्तर से जुड़ा हुआ नियम है, वो है नियम 615, शव का निस्तारण, डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। जेल में मरने वाले या फांसी दिए जाने वाले किसी भी बंदी का शव, आप जानते हैं जेल के भीतर 2 ही तरह से लोग मरेंगे, या तो मृत्यु से जिसमें दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या कुछ भी हो सकती है,
या फांसी देने पर यानी दंड के रूप में जो मृत्यु दी जाती है जिसको फांसी कहते हैं, तो जेल में मरने वाले या फांसी दिए जाने वाले किसी भी बंदी का शव उसके मित्रों या रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा। उसके मित्रों या रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा। शैल बी डिलीवर्ड, शैल बी हैंड ओवर। जरा मैं अंग्रेजी भी दिखा दूं, यहां क्या लिखा है, द बॉडी ऑफ एनी प्रिजनर हु डाइज इन जेल आर इज एग्जीक्यूटेड, या एग्जीक्यूटेड का मतलब फांसी, शैल बी मेड ओवर टू हिज फ्रेंड्स आर रिलेटिव इफ क्लेम्ड बाई देम। अगर दावा किया जाए तो, अगर मांगने जाए तो मांगने पर देना है, सामान्य बात तो यह है। लेकिन यहां इसका एक्सेप्शन भी लिखा, अपवाद भी लिखा है, अनलेस देयर इज एनी स्पेशल रीजन टू द कॉन्ट्रेरी, जब तक कि इसके खिलाफ कोई विशेष कारण न हो। यानी सामान्य नियम तो ये है कि जेल में किसी को की मृत्यु, तो यानी सामान्य नियम तो ये है कि अगर जेल में कोई मर जाता है और उसके मित्र या नातेदार उसका शरीर लेने के लिए मांग करते हैं तो उसकी शरीर डेड बॉडी मित्रों नातेदारों को सौंप दी जाएगी। लेकिन विशेष कारण होने पर मना किया जा सकता है। अब ये विशेष कारण का निर्धारण कौन करेगा? जाहिर सी बात है सरकार करेगी, जेल अधिकारियों के माध्यम से। यानी सरकार चाहे तो कोई विशेष कारण बताकर शव देने से मना कर सकती है। अब कोई कारण जिसको बताते हुए सरकार डेड बॉडी देने से मना कर दे, वो उचित कारण था या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? तो एक तरफ अभी हमने शुरू में कहा था कि ये मूल अधिकार है, लेकिन अगर नहीं देगी सरकार तो फिर कोई कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, मुकदमा करेगा, और जब तक मुकदमा होगा तब तक डेड बॉडी तो पड़ी नहीं रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि सरकार अगर देने से मना करना चाहे तो कोई विशेष कारण बता करके मना कर देगी, और तब वह अपने जेल अधिकारियों के माध्यम से मृतक का उस प्रकार से अंतिम संस्कार कर देगी जिस प्रकार से उस धर्म या परंपरा में मृतकों के अंतिम संस्कार होते हैं जिसमें उस मृतक की आस्था थी। यानी सामान्य नियम तो यह है कि परिवार या नातेदार मांगते हैं अगर शव को तो देना पड़ेगा, लेकिन सरकार कोई विशेष कारण बताकर रोक सकती है। अब विशेष कारण में दो उदाहरण यहां लिखे हुए हैं। एक उदाहरण है कि जहां बंदी की मृत्यु किसी संक्रामक रोग से हुई हो, किसी ऐसे रोग से हुई जैसे कोरोना से हो गई, एड्स से हो गई, कोई ऐसा रोग है कि भाई बाहर जाएगा तो फैलेगा रोग, या ऐसे बंदी के मामले में जिसे फांसी दे दी गई हो और वहां यह मानने के आधार हैं कि बंदी के अंतिम संस्कार को सार्वजनिक प्रदर्शन का अवसर बनाया जाएगा। दोस्तों, इसी आधार पर जब अफजल गुरु को फांसी दी गई थी तिहाड़ जेल में, तो उसकी डेड बॉडी उसके परिवार वालों को नहीं सौंपा गया था। किस आधार पर? कि उसके शरीर से वहाँ जो है आंदोलन खड़ा किया जाएगा, डेड बॉडी को आगे रख करके प्रदर्शन किया जाएगा भारत सरकार के खिलाफ। अब यहाँ हम आते हैं मुख्तार अंसारी के मामले में, तो न तो यहाँ कोई संक्रामक रोग है और न ही उनको फांसी दी गई है। तो ऐसे मामले में सामान्य तौर पर तो उनका डेड बॉडी उनके परिवार वालों को दे दिया जाएगा क्योंकि वो लोग क्लेम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो दो मामले वो उदाहरण के लिए हैं, ये अंतिम दो मामले नहीं हैं। यानी केवल यही दो आधार नहीं है जबकि डेड बॉडी देने से मना कर दिया जाए। कौन से दो आधार? कि संक्रामक रोग हुआ था या फांसी दी गई थी और प्रदर्शन होगा। तो यही दो आधार नहीं है, बल्कि ये दो जो हैं उदाहरण के लिए लिखे हैं। इसके अलावा कोई और भी कारण सरकार अगर सोचेगी तो उस आधार पर डेड बॉडी देने से मना कर सकती है। और जब कभी डेड बॉडी देने से मना करेगी तो ऐसे मामले में जिलाधिकारी को उचित सूचना दी जाएगी सरकार की ओर से। तो दोस्तों, ये बात एक खास है जो हमारे इस प्रश्न के उत्तर के रूप में है कि क्या मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को सरकार उनके परिवारजनों को सौंपने से मना कर सकती है? क्या उनकी मिट्टी उनके ज़मीन पर दफन होगी या जेल में ही दफन कर दी जाएगी? इसका उत्तर नियम 615 उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के नियम 615 जो अध्याय 26 में आता है में लिखा हुआ है। अब जहाँ तक मुख्तार अंसारी का मामला है, इसमें कौन सा विशेष कारण बता करके सरकार मना कर सकती है? तो एक है
कानूनी और सामाजिक कारण, वास्तविक कारण, और एक है राजनैतिक कारण। ये सच है कि इस समय राजनैतिक कारणों से ही ज़्यादा फैसले हो रहे हैं। तो अगर 100 को दे दिया जाएगा तो ये सामान्य बात होगी और चर्चा बंद होगी। अगर नहीं दिया जाएगा तो मीडिया में खूब चलेगी, और मीडिया में जब खूब चलेगी तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा बंद होगी। तो क्या ये कारण बताया जा सकता है? जी नहीं, ये तो कारण हो नहीं सकता। इसको कारण के रूप में तो नहीं लिख देंगे ना कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा बंद करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, या केजरीवाल की जेल पर चर्चा बंद करने के लिए, न्यूज बनाने के लिए हम लाश नहीं दे रहे हैं जिससे कि चर्चा होती रहे। नहीं, कारण बताया जा सकता है लोक व्यवस्था का, कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, उनकी डेड बॉडी लोग देख करके गुस्से में आ सकते हैं, खतरा हो सकता है, जनता की सुरक्षा का खतरा है। कुछ इस तरह के आधार बना करके सरकार मना कर सकती है। अब चाहे यह आधार वास्तविक हों, वाजिब हों, उचित हों या कि न हों, इस पर सरकार को तत्काल कोई नहीं रोक सकता। सरकार ये फैसला अगर कर लेगी तो जेल के भीतर ही दफन कर दिया जाएगा। हाँ, मृतक का मूल अधिकार है, परिवारिक जनों का भी मूल अधिकार है, तो बहुत करेंगे, कोर्ट जाएंगे, समय लगेगा कोर्ट का फैसला आने में, तो अभी उतनी दूर तक न देखा जाए। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि अफजल गुरु की लाश जो तिहाड़ जेल के भीतर दफनाई गई है, तो जब उनके परिवारिक जनों ने बहुत शिकायत की सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ इतना ही कहा गया कि आप उनकी कब्र पर जा कर के फातिहा पढ़ सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, इसके अलावा इससे अधिक की अनुमति नहीं मिलेगी। अब इस मामले में देखिए सरकार क्या करती है। मैंने कानून बताया और राजनीतिक समीकरण भी बता दिए, राजनीतिक समीकरणों के पीछे के कारणों को भी बता दिया, जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि सरकार क्या करने जा रही है या क्या कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपना कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं किसी भी घटना को कानून के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आम जनता समाचारों के साथ साथ कानून जानना सीखे। यह अपने आप में बहुत मेहनत का काम होता है, घटनाओं को कानून से जोड़कर पेश करना। इसमें दो तरह की चुनौतियां होती हैं, एक तो कानून खोजना, दूसरा उसको ऐसी भाषा में पेश करना कि आम जनता समझ जाए। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप सबका प्यार मेरे इस प्रयास पर मिले, लाइक के रूप में, वीडियो के शेयर के रूप में, वीडियो पर कमेंट के रूप में, चैनल को सब्सक्राइब करने के रूप में। तो इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।